हैप्पी इवनिंग। क्या हाल है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या चल रहा है? मौज मस्ती जिंदगी में आपके? ठीक है। एम आई ऑडिबल? हैप्पी इवनिंग। बताइए जी, क्या है कहानी? चलो, ठीक। तो सी सेट रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन पे। यूपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 10-11 सालों में। और जितने सारे क्वेश्चन हैं मैंने आज की क्लास के अंदर सारे शामिल किए हैं। टारगेट यही है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो जिस तरह का ब्लड रिलेशन पे बैंकिंग में या और बाकी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी थोड़ा उसी चीज को डिफरेंट तरीके से पूछता है, जो आज के सेशन के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा। तो शुरू करते हैं बच्चा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से अभी भी कोई यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए टेस्ट सीरीज खोज रहा है तो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो हमारी ऐप हैप्पी वैली एकेडमी ऐप से। संजीवनी बैच है 2026, 27, 28 के लिए, इसे आप ले सकते हो। हैप्पी 20 कोड से 20% का डिस्काउंट है। अगर ऑप्शनल ज्योग्राफी या हिस्ट्री है उसके साथ लेना चाहते हो तब भी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर का ये कोर्स है। हैप्पी 20 कूपन कोड एप्लीकेबल रहेगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल मेरे द्वारा कराया गया है, ये 7,999 में। हिस्ट्री ऑप्शनल चंचल सर ने कराया हुआ है, सेम प्राइस है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई मॉड्यूल कोर्स लेना है, डिजास्टर मैनेजमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स और आंसर राइटिंग, तो इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स और आंसर राइटिंग मेरे द्वारा कराई गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री चंचल सर ने कराई है। तो आपको सिर्फ कोई मॉड्यूल कोर्स लेना है तो वो भी ले सकते हैं। अब मुद्दा आया ब्लड रिलेशन पे। क्या है बताओ जल्दी, सुन पा रहे हो मुझे? एक बार बताना बच्चा, मेरी आवाज स्पष्ट है सभी को? हैप्पी इवनिंग, हैप्पी इवनिंग। चलो, देखो, ब्लड रिलेशन का मतलब जानते नहीं? आ रहा, हमारे आपसी संबंध खून के संबंध होते हैं। चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, दादा, दादी, नाना, नानी, मतलब हमारे दादा साइड के और हमारे नाना साइड के रिलेशन हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, खून के संबंध बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़े शानदार होते हैं। बचपन में आपने सुना होगा, आप किसकी माँ की बहन के बेटे हो, तो अजीब से क्वेश्चन होते हैं। तो किसकी माँ की बहन के बेटे हो, तो अजीब सा हो गया ना ये। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, या आपका है ना, एक्स का दादा वाई है, वाई एक डॉक्टर है, ठीक है, जिसकी शादी एक उससे हुई है ना, उसका एक पोता है ना। तो इस टाइप से जो ये क्वेश्चंस है ये हमारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है। और यूपीएससी फिर ऐसी कोई एक स्टेटमेंट देके दो चार, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इनको सॉल्व करने का पहले मेथड जान लेते हैं। एक बार बता दो, मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को? ठीक है। हाँ, तो ब्लड रिलेशन में अपन कुछ साइन को याद रखेंगे। पहले मैं ब्लड रिलेशन बता देता हूं होता कैसे। जैसे मैंने कहा, एक्स वाई का भाई है। सपोज करो एक्स वाई का भाई है ना। जेड वाई का पिता है, ठीक है। जेड का विवाह पी से हुआ है, और उसके बाद पी की एक बेटी एल है, ठीक है। और एक्स का चचेरा भाई के है। ऐसे ऐसे कुछ स्टेटमेंट दे देंगे। तो आप इसको एक बार अगर हम इक्वेशन सेट करें बच्चा, समझाने के लिए बड़ा सिंपल सा है। यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा, इससे टफ पूछेगा, लेकिन आइडिया क्या है मैं आपको वो समझा देना चाहता हूं। कहते हैं एक्स वाई का भाई है, यानी कि ये एक ही जनरेशन के हो गए। जनरेशन समझो बच्चा, अगर हमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें जनरेशन को पकड़ना पड़ेगा। जनरेशन मतलब, जैसे इसने कहा एक्स भाई का वाई है, यानी कि दो भाई, एक किसी का भाई है, यानी कि वो सेम जनरेशन का है। तो ये सेम जनरेशन हो गई है ना। इसको हमने माना कि ये एल जनरेशन, इसको हमने माना, क्या मान के चले? ओके, कोई भी शब्द मान के चल लो इसको, है ना। क्यू जनरेशन मान लो, क्यू जनरेशन हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनमें से आपस में रिश्ता किसका है? भाई का। अब इसने बोला तो क्या कह रहा है, एक्स वाई का भाई है। वाई का भाई कौन है? एक्स है। तो ये इसका क्या है? भाई है। अब ये क्या कहता है, जेड वाई का पिता है।
तो जेड वाई का पिता यानी कि जनरेशन चेंज हो गई, इसका पिता इससे ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। ठीक है भाई, हमारा पिता हमसे ऊपर वाली जनरेशन का है ना, जिसमें हमारी माता जी है, चाचा जी है, चाची है, मामा है, वो हमसे ऊपर वाली जनरेशन है। तो इसने बोला जेड इसका क्या है, पिता है। अब कहते जेड का विवाह पी से हुआ है, इस जेड की शादी किससे हुई है, किसी पी से हुई है। ठीक है, तो टेक्निकली तो पी क्या हो गया बच्चा, वाई की माता हो गई, क्योंकि अगर ये पिता है और ये माता है, माता को हमने मतलब फीमेल को हमने माइनस सिंबल दे दिया, मेल को हमने प्लस सिंबल दे दिया। फिर क्या कहता है, पी की एक बेटी है एल, पी की एक बेटी है। अच्छा भाई चलो, पी की भी इसने बोला कि एक बेटी है, पी की हमने एक बेटी बता दी, पी की बेटी है एल है। फिर क्या कह रहा है, एक्स का चचेरा भाई है के, एक्स का कोई जो सिबलिंग है, चचेरा भाई है, वो क्या है, इसका भी कोई चचेरा भाई बता दिया के। तो इस तरह से यूपीएससी आपसे कोई इक्वेशन बनवाएगा, फिर पूछेगा इनके आपस के रिश्तों को। तो ऐसे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कंफ्यूजन ना हो तो हम कुछ सिंबल को और साइन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, कुछ चिन्ह, है ना, कुछ सिंबल्स को यूज करेंगे, कुछ चिन्हों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी ये कहानी थोड़ा सा आसान हो जाएगी। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, बताना बच्चा एक बार, कोई दिक्कत है किसी को? ओके दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अभी हम चलते हैं। तो कुछ सिंबल है, मतलब ऊपर वाली जनरेशन, मतलब हमसे ऊपर वाली जनरेशन क्या है, हमसे ऊपर वाली जनरेशन है हमारे पिताजी, माताजी, चाचा, चाची। तो जब भी कुछ भी हो हमसे ऊपर वाली जनरेशन के बारे में जाएंगे तो हम ये सीन यूज करेंगे, है ना, ऊपर वाली जनरेशन के लिए, ऊपर वाली जनरेशन के लिए, ऊपर वाली पीढ़ी के लिए ये यूज करेंगे। हमसे नीचे वाली जनरेशन क्या है, सपोज करो मैं, मेरे से ऊपर वाली जनरेशन मेरे पिताजी, चाचा, है ना, ताऊ, ताई, बुआ, और मेरे से नीचे वाली जनरेशन क्या होगी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, भतीजा, भतीजी, ऐसे जो रिश्ते हैं हमारे। तो ये वाला जो साइन यूज करेंगे हम नीचे वाली जनरेशन के लिए। क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इस नीचे वाली जनरेशन का जब भी जिक्र होगा तो हम इस वाले साइन को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब रिश्ते होते हैं जैसे भाई ब्लड रिलेशंस में क्या होंगे, या तो सगे होंगे, या चचेरे रिश्ते होंगे, या पति पत्नी का रिश्ता होगा। अब सुन लो, अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कहते हैं ना जोड़ियां आसमानों में बनती है, तो हम एक ऐसी लाइन यूज करके उस पर स्टार लगा देंगे, तो ये किसका रिश्ता दिखा देंगे हम उससे, पति और पत्नी का रिश्ता हो जाएगा ये। ठीक है, अगर सगे भाई बहनों का रिश्ता हो तो हम ऐसे लगा देंगे, तो ये सगे भाई बहन के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद सगे नहीं होते, कई बार चचेरा चचेरे हो जाते हैं, तो चचेरा चचेरा का रिश्ता थोड़ा डैश 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 में कर लेंगे इसको, है ना, ये चचेरा और चचेरी जो भी आए इसके बाद भाई बहन। ठीक है, उसके बाद अगर मेल को दिखाना होगा तो हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे जेंडर के लिए, और फीमेल के लिए माइनस। बताओ यहां तक कोई समस्या है कि आपको ये 7 चिन्ह याद रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, लिख लो इनको एक बार, अगर आपके पास कोई पेपर हो तो आप इन चिन्ह का इस्तेमाल कर लो बच्चा, है ना, लिखो इसको, लिखो इसको एक बार, और ये आपको काम आएगा पूरा। अभी जितने हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूपीएससी पीवाईक्यू सब में ये यूज होगा। बताइए जल्दी से कीजिए, चलो चलो जल्दी करो। यहां तक कोई समस्या एक बार बताओ मुझे। ठीक है, लिख लिया, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब दो कि लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, ओके, लिखो लिखो जल्दी से लिखो बच्चा, फिर आगे चलेंगे अपन। नोट कर लिया, एकता, ट्विंकल, सवीना, संसार, नितिश। ठीक है,
हाँ चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं है ना, ये सारे सिंबल याद रखना। अब ये देखो मैंने क्या यूज किया बच्चा, सारे मेरा उद्देश्य साल 2011 से 2024 तक यूपीएससी ने जितने भी क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से पूछे हैं, आज की क्लास में हम वही प्रश्न सॉल्व करेंगे। टारगेट क्या है, यूपीएससी ने जब से सी सेट शुरू किया है साल 2011 से और साल 2024 तक के अभी तक वो पेपर ले चुका है, तो कितने वैरायटी के और कितने टाइप के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, तो यूपीएससी को ही समझते हैं ना बच्चा। क्योंकि मैंने देखा था एसएससी और बैंक वाली जो किताबें हैं उनमें जो वैरायटी है और यूपीएससी ने क्वेश्चंस की जो वैरायटी पूछी है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो यूपीएससी हमेशा थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजों को पूछता है। ये प्रश्न देखो बच्चा, पहले सुन लो, जब भी हमें जनरेशन दिखानी होगी, याद रखना अगर दो पीढ़ी है, दो पीढ़ी है मतलब एक जनरेशन, और इससे ऊपर वाली एक जनरेशन ही हो जाएगी। अगर इससे मतलब एरो के साथ ऊपर चले जाएंगे, और ये कोई एक्स जनरेशन है, और इससे अगर नीचे वाली पीढ़ी पे जाना है तो अपने को नीचे वाली, मतलब इंफॉर्मेशन एक्स जनरेशन की इस लाइन में इंफॉर्मेशन भरेंगे। कोई इससे ऊपर वाली जनरेशन है, चाचा ताऊ मामा दादा, उनकी इंफॉर्मेशन यहां डालेंगे, और उसके बाद अगर एक्स जनरेशन से नीचे वाली जनरेशन है तो उसकी इंफॉर्मेशन नीचे डालेंगे। तो ये मान के चलो ये आप हो, आप में से जो भी हो, आपके दादा दादी है ना, चाचा चाची पिताजी माताजी मामा जी, उन सब के बारे में जो भी बोला जाएगा हम ऊपर लिखेंगे ऐसे। आपके जनरेशन के बारे में भाई बंधु जितने भी है, चचेरे ममेरे है ना, आपकी वाइफ हो गई, दोस्त हो गए, दोस्त नहीं आता ब्लड रिलेशन में, छोड़ो। उसके बाद जो आपसे नीचे आपका बेटा बेटी है ना, भतीजा भतीजी भांजा भांजी, वो सब इस जनरेशन के है। तो अपने को सबसे पहले ये देखना है क्वेश्चन में कि कितनी जनरेशन पूछी गई है, पहली बात। दूसरा, पहली बात तो हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, कितनी जनरेशंस है, पीढ़ियों को आइडेंटिफाई करके लाना है, पीढ़ियां निकाल के लानी है, पहली बात। उसके बाद हमें जेंडर निकाल के देखना है, जेंडर कितना है, मतलब मेल कितने हैं फीमेल कितने। कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है कि पूरे परिवार में कितनी महिलाएं हैं, एक बार यूपीएससी ने पूछा है। तो हम एक ऐसा स्टैंडर्ड पैटर्न डेवलप करते हैं कि अगर कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो हम उस तरीके से इंफॉर्मेशन को डालना शुरू करें कि कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो वो सिंगल जो सॉल्विंग मेथड है उससे हमारे सब टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बात बराबर है? हाँ चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा। ओके, कितने मेल और फीमेल है। कुछ कंफ्यूजिंग होती है लाइन, जैसे इस वाले उसमें कुछ कंफ्यूजिंग शब्द है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी उसके बारे में, कि हमें किन चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। मतलब अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए तो ऐसी इंफॉर्मेशन को शुरुआत में कंसीडर नहीं करना, लास्ट में जब हमारा पूरा इक्वेशन बन जाएगी उसके बाद हम उस स्टेटमेंट को देखेंगे कि उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनी है या नहीं। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है ए बी सी डी ई एक ही परिवार के सदस्य है। यानी ये कितने लोग हो गए बच्चा, ये 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5। अभी अपने को रिश्ते नहीं पता, एक ही परिवार के है। इसमें कहता है दो पिता है, दो पिता है, दो पुत्र है, दो पत्नियां हैं। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया बच्चा, दो पिता दो पुत्र दो पत्नियां, मिनिमम 2 जनरेशन तो है ही है। भाई बाप कब बनेगा, उसका कोई बेटा या बेटी होगी। तो दो पिता है, अब वो पिता ऐसा भी हो सकता है, सुनो, हमारा दादाजी हमारा पिता और हमारे बेटे के हम पिता। तो अपने को जनरेशन स्पष्ट नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि 2 जनरेशन तो पक्की है यहां पे। फिर कहता है 3 पुरुष है ना, मेल बता दिया इसने, मेल कितने हैं इसमें 3 है, फीमेल कितनी हो जाएगी, कितनी 2, क्योंकि टोटल मेंबर कितने हैं 5 है। चलो इतनी बात समझ में आ गई हमारे पास। इंफॉर्मेशन डालना सीखो बच्चा। जो बच्चा ब्लड रिलेशन या रीजनिंग में इंफॉर्मेशन का प्लेसमेंट सही करना जानता है, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है ना, कि कभी आप नहीं फंसने वाले सी सेट में या रीजनिंग में। चलो, तो कहता है 2 स्त्रियां है। चलो यहां से तो अपने को अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिली। देखो ये कंफ्यूजिंग लाइन है, 2 पिता 2 पुत्र 2 पत्नियां। अगर ऐसे देखो 2 4 6 लोग तो 5 ही है, तो ऐसे स्टेटमेंट बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट में देखे जाने वाली लाइन है बच्चा। जब आपकी इक्वेशन बन जाएगी ना, लास्ट में चेक करना कि 2 पिता 2 पुत्र और 2 पत्नियां निकल के आ भी रही है या नहीं। चलो, 3 पुरुष 2 स्त्रियां है, समझ में आ गया अपने को। अब देखो यहां कहता है अध्यापिका एक वकील की पत्नी है ना, अध्यापिका एक वकील की पत्नी है, यानी कि अध्यापिका, अब अध्यापिका पत्नी है तो इसको माइनस वाले सिंबल से दिखाएंगे।
किसकी पत्नी है? वकील की पत्नी है, तो वकील क्या हो गया? प्लस हो गया। अब क्योंकि 7 जन्मों का रिश्ता है, जोड़ियां आसमानों में बनती है, तो अपन सितारा लगाएंगे। मैंने बताया था ना कि जब भी आपको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाना है, क्या लगाना है? इस पे सितारा लगाना है। सितारा लगा दिया अपन ने। फिर क्या कहता है? वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। वकील किसका पुत्र है? डॉक्टर का, यानी कि किसी का बेटा है ये। चलो ये लो, ऊपर इसके ऊपर कौन है? ये कोई डॉक्टर है। अब डॉक्टर अपने को नहीं पता बच्चा ये मेल है या फीमेल है, भाई उसने बोला डॉक्टर का पुत्र है, ये तो समझ में आ गया, तो प्लस है। इसका जेंडर अभी अपने को क्लियर नहीं हुआ। चलो, यानी कि इतना पक्का है ये इससे ऊपर वाली पीढ़ी का है। यहां तक कोई समस्या बताओ किसी को, जल्दी से बताइए बच्चा, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, फिर ये क्या कहता है? कहता है ई पुरुष नहीं है। सुन लो, ई किसने क्या बोला? ई तो महिला है। मेल कितने हैं हमारे पास? मेल 3 है और फीमेल 2 है, तो ई हमारी क्या निकल के आ गई? फीमेल आ गई। अब उसने, बाकी तो अभी किसी के बारे में कुछ नहीं पता हमें, चलो बहुत बढ़िया। फिर कहते हैं ई पुरुष नहीं है और न ही वो किसी व्यवसायी की पत्नी, यानी कि क्या कह रहा है? ई कोई पुरुष नहीं है। ई पुरुष नहीं है, इसका मतलब क्या है? ई महिला है। और क्या कहता है? किसी व्यवसायी, यानी कि कोई बिजनेसमैन है, उसकी पत्नी नहीं है। तो सुन लो, इसने क्या बोला था? 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी तो अध्यापिका ऑलरेडी हो गई। अब उसने बोला कोई व्यवसायी है, कोई व्यवसायी है, उसकी पत्नी नहीं है। तो फैमिली में टोटल मेंबर तो 5 ही थे, 1 2 3 तो आ ही गए। तो क्या बोला इसने? बोला ई क्या है? पत्नी है किसी की, लेकिन वो व्यवसायी की पत्नी नहीं है। तो ये आ गया, ये आ गया लो बच्चा, ये डॉक्टर क्या आ गया? मेल आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? फिर आगे चलते हैं। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है और डी सबसे बड़ा। अच्छा, डी सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ई हो सकता था, और दूसरा क्या है? ये डी हो गया। भाई डॉक्टर इसका मतलब क्या हो गया? डी, और सबसे बड़ी उम्र का, तो ये बंदा सबसे ज्यादा बड़ी उम्र का है। परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। सी सबसे कम उम्र का है, सी सबसे कम उम्र का है। चलो, सी सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। चले, फिर क्या कहता है? बी एक पुरुष है, तो पुरुष भैया क्या बचा? सी। देखो ई आ गया, डी आ गया, एक पुरुष कौन बचा यहां पे? बी बचा। ये सी है तो ये क्या है? अध्यापिका। ये अध्यापिका ए है। बात आ गई समझ में? अब सी हो सकता है, सी तो यहां भी आ जाता, यहां भी आ सकता था ना। सी सबसे छोटा है, हो सकता है वकील का ही भाई हो और उससे उम्र में छोटा हो, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा कि सी की पोजीशन कहां है? यहां आ जाओ, 2 पिता है 2 पुत्र है, तो एक पिता ये रहा, ठीक है, एक पिता ये रहा, 2 पिता हो गए, लेकिन पुत्र अभी तक एक ही आया, कौन? वकील। तो कौन आया नीचे? यहां पे सी आ गया बच्चा, सबसे कम उम्र का है। तो अब देखो, एक डैडी ये हो गया, एक डैडी ये हो गया, एक डैडी ये हो गया, 2 डैडी, 2 डैडी हो गए। फिर क्या कहता है? 2 पुत्र है, तो एक सन ये हो गया, सन डी का सन है ना, और सी किसका हो गया? इसका सन है, तो ये भी लो। अब उसके बाद कहता है 2 पत्नियां हैं। पत्नियां कौन हो गई? एक पत्नी ये हो गई और एक पत्नी ये हो गई। क्वेश्चन सॉल्व। फिर क्या कहता है? 3 मेल है, 1 2 3, 3 मेल हो गया, 2 फीमेल है, 1 फीमेल 2 फीमेल। बनी बात समझ में? बताओ, जल्दी से बताओ। बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए बच्चा। हाँ हाँ, समझ में आया ना आपको? अब ये क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। इक्वेशन हमारी बन गई, सब कुछ सेट हो गया। पहला क्या है? डी ई से क्या संबंध है? मतलब कहां है डी? डी का ई से क्या संबंध है? ये तो पति पत्नी का रिलेशन है बच्चा। किसका है? 57। बताओ क्या लग रहा है आपको? भाई पति है ना। डी का पूछ रहा है संबंध, सुन लो बच्चा, ई का नहीं पूछ रहा। इसने क्या बोला? डी का संबंध ई से क्या है? ये मेल है, तो ये ई का क्या है? पति है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे? डी ई का संबंध पत्नी, अरे नहीं, डी मेल है, मेल का उस फीमेल से क्या संबंध है? पति का है। अगर वो पूछता ई का डी से क्या रिलेशनशिप है, तब पत्नी होता। इस चीज को ध्यान रखना कि किसका किससे पूछ रहा है। इस डी का ये इसका क्या लगता है? आप खुद ही बताओ, ये इसका क्या लगता है? पति लगता है ना।
अगर वो पूछता ई का डी से क्या रिलेशनशिप है, तब ये पत्नी हो जाता आंसर। तो उत्तर क्या हुआ, पति लगता है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है क्या, इस समूह में स्त्रियां कौन कौन सी है, कितनी औरतें हैं भाई बताओ इसमें। एक औरत तो ये रही कौन, ई है, और दूसरी कौन सी है, ए है। ए और ई, चलो ए और ई, ये दो महिलाएं इस फैमिली के अंदर। किसकी पत्नी अध्यापिका है, किसकी पत्नी है भैया अध्यापिका, ये अध्यापिका किसकी पत्नी है, वकील की। वकील कौन है, वकील है इसमें बी, है ना, बी की पत्नी अध्यापिका है। बताओ क्या समस्या आई आपको। सारा खेल क्या था बच्चा, सारा खेल ये था, अगर क्वेश्चन के हिसाब की सारी इंफॉर्मेशन आपकी इक्वेशन में सेट बैठ गई और आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं खोया, तो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आपका है। बताओ, अब बताओ कैसा रहा, कोई टेंशन। लेकिन इसमें एक चीज बताए बच्चा, क्या था, हम औरतें कौन है, महिलाएं कौन है। देखो सिंबल ने कितनी आसानी की, है ना, सिंबल प्लस मेल फीमेल, फीमेल मेल मेल, तो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल रही है कि मेल कौन है फीमेल कौन है। ये सितारा जहां भी लगा हुआ है अपने को समझ में आ गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। आया बात समझ में। नीचे वाला, नीचे वाली जनरेशन, ऊपर की ओर गए तो ऊपर वाली जनरेशन है। अगर आपको ये साइन याद है, ये साइन आपको हेल्प करेंगे बच्चा। जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ के, ये सारे साइंस मैंने डेवलप कर लिए, सारे सिंबल को मैंने डेवलप करके आपको दे दिया, नहीं फंसोगे। 2011 से 2024 तक का तो कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक यूपीएससी ने नहीं पूछा, चाहे कितना ही घुमा लिया हो, जिनमें ये साइन इस्तेमाल ना हो रहे हो। इनसे आपकी सुविधा हो जाएगी, बस इस चीज को ध्यान रखना। फिर से ऊपर वाली जनरेशन, नीचे वाली जनरेशन, ये आप ऐसे लगा के उसको ऊपर सितारा लगा देना, हस्बैंड वाइफ है, ऐसे दोनों साइड एरो, सिबलिंग्स है, उसके बाद ये आपके क्या कजिन्स है, और ये मेल का और ये फीमेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन देखो, जवाब दो इस क्वेश्चन का। हाँ, ये क्वेश्चन अब आप सोल्व करोगे, करना बच्चा एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व। सॉल्व कीजिए इस वाले क्वेश्चन को। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है। क्या लगता है इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। चलो सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। कहता है ए बी का भाई है, सुन लो बच्चा, ए बी का भाई है, यानी कि ए कौन है, भाई है ना बी का, यानी कि इसका जेंडर क्लियर है, बी का अपने को नहीं पता क्या जेंडर है। चलो लिखते हैं, ए बी का भाई है। ए भाई है किसका बच्चा, ये दोनों सगे भाई है बी का, और ए कौन है, मेल है, ये अपने को समझ में आ गया। सी ए का पिता है, यानी कि सी का जेंडर क्लियर हो गया, सी कौन है, मेल है। ए का फादर है तो इससे ऊपर वाली जनरेशन में जाएगा सी, और सी कौन है, मेल है। अपने को पिता विता लिखने की जरूरत नहीं, समझ गए है ना, ऊपर वाली जनरेशन। डी ई का भाई है, अभी डी का नहीं पता तो इस, लेकिन इसने इतना जरूर पता लग गया, डी ई का भाई है, डी का जेंडर है मेल, तो डी क्या है बच्चा, भाई है किसका, ई का, अपने को इतना ही पता है अभी। फिर कहता है ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, ये जो ई है किसकी पुत्री है, बी की। बहुत बहुत आसान हो गया, इसने क्या बोला, ई है, ई किसकी है, पुत्री है किसकी, बी की, और डी ई का भाई है, ये लो डी क्या है बच्चा, डी ई का भाई है। अब ये मेल था तो ये कौन आ गई, ये फीमेल आ गई। क्या पूछ रहा है आपसे, डी का चाचा कौन है, डी है ना, डी, डी का चाचा कौन है, बताओ इसमें क्या लग रहा है आपको। यही तो बनी है ना इक्वेशन आपकी, बोलो। डी का चाचा कौन है, नहीं ये अपने को स्पष्ट नहीं है, इसने क्या बोला, ई बी की पुत्री है, तो बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा बच्चा यहाँ पे अपने को।
बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा, सॉरी, बी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा। ये तो भाई है ना, ये इसका भाई है, तो अपने को पता नहीं ये प्लस है या माइनस है। अब चाचा बोला है, सुनो इसमें भी एक चीज है बच्चा, चाचा बोला है, चाचा बोला, चाचा कब लगेगा? देखो अगर ये बहन होती तो ये मामा होता। यहां पे एक और क्लैरिटी है बच्चा, यहां पे समझो बच्चा, इस लैंग्वेज को समझो, यहां पे सुनो, वापस से समझो। इसने बोला डी का चाचा कौन है, चाचा कब होगा, यानी कि भाई का भाई, यानी कि इसका मतलब बी कौन है, ये ऑब्वियसली बी भाई है, ये दोनों भाई भाई है। अब डी का चाचा कौन है बताओ, डी का चाचा कौन लगा, ये इसकी पुत्री, ये इसका पुत्र, तो इसका चाचा कौन है, ये ए इसका चाचा है। तो अगर इस परिवार में मेल देखो 1 2 3 4, अगर यूपीएससी पूछता भी कि कितने मेल है, 4 मेल है 1 फीमेल है, इस पूरी इक्वेशन के हिसाब से 26 का आंसर हुआ ए। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, आई बात समझ में, जल्दी से बोलो, हो गया ना ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो। अगला क्वेश्चन है साल 2014, कहता है ए बी सी डी ई एफ एक परिवार के सदस्य है, वो है इंजीनियर, आशुलिपिक, डॉक्टर, ड्राफ्टमैन, विधिवेत्ता, न्यायाधीश। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि ए को आप इंजीनियर मान लो, बी को आशुलिपिक, ये कुछ भी हो सकता है, बस ये 6 मेंबर है और ये उनके प्रोफेशन है। इंजीनियर ए महिला आशुलिपिक से विवाहित है, ठीक है। न्यायाधीश विधिवत्ता से विवाहित है। ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र और ई का भाई है, क्या बात है। और विधिवत्ता सी डी की पुत्रवधू है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर ई अविवाहित है, चलो। डी एफ की दादी है। परिवार में 2 विवाहित दंपत्ति है। मजा आ गया भाई, बेहतरीन क्वेश्चन। बताओ इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। देखो जब ऐसा क्वेश्चन हो बच्चा, जनरेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि कितनी जनरेशन आपको नजर आ रही है यहां पे। ऐसे क्वेश्चंस में जनरेशन को आइडेंटिफाई जरूर करना। जनरेशन को आइडेंटिफाई करना है, कितनी जनरेशन है बोलो, बताना कितनी जनरेशन आपको दिख रही है यहां पे बच्चा। कौन बच्चा बताएगा कितनी जनरेशन है यहाँ पे? जनरेशन बता दो बस, जनरेशन, जनरेशन का खेल है पूरा। बताना जरा, वॉइस का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, दोनों कान में आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक। देखो यहां एक लाइन से अपने को समझ में आ रहा है, कह रहा डी एफ की दादी है, डी एफ की दादी है, ये लाइन देखो बच्चा, डी एफ की दादी है, तो दादी के लिए इसका मतलब एक जनरेशन तो ये होगी, ये दूसरी जनरेशन होगी, ये जनरेशन ये होगी। भाई अपने घर में ही देख लो बच्चा, हमारी दादी कौन होगी? हमारे पिताजी की मां होगी, तो हमारे पिताजी की मां यानी कि हमसे ऊपर वाली जनरेशन, पिताजी से भी ऊपर वाली जनरेशन। तो सिंपल सी बात, इससे क्या समझ में आ रही है इसमें? कहता है डी एफ की दादी है, कोई डी है, ये डी है, दादी है, फीमेल है, किसकी? ये कहता है एफ की दादी है। इससे नीचे वाली, ये ऊपर वाली जनरेशन हो गई, ये इसके नीचे वाली जनरेशन हो गई, ये एफ आ गया बच्चा यहां पे, एफ की दादी है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद कहता है, कहानी समझ में आ गई ना इसमें? अब परिवार में 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है, ठीक है, समझ जाएंगे, कर लेंगे उसको। अब वापस से चलते हैं, कहता है इसमें, कहता है अब यहां पे चलो, ये इंफॉर्मेशन देखनी है ना बच्चा। कहता है विधिवेत्ता सी डी की पुत्र वधु है, डी की पुत्र वधु यानी कि डी के बेटे की क्या है बच्चा? वाइफ है।
कौन है वो? विधिवेत्ता है, विधिवेत्ता है। इस डी की क्या है? वो पुत्र वधू है, यानी कि वो भी क्या है? फीमेल है। अभी अपने को ये नहीं पता वो कौन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये समझ में नहीं आ रहा अपने को। चलो अच्छा, सी है, साफ लिख दिया इसने, सी है, ये विधिवेत्ता है सी। ओके, अब इसके बाद क्या कहता है, यहां पे चल दो, न्यायाधीश विधिवेत्ता से विवाहित है। तो न्यायाधीश है बच्चा, न्यायाधीश, न्यायाधीश है, यानी कि ये कौन है? मेल है, और इससे क्या है? विवाहित है, तो सितारा हो गया है ना, सितारे वाला संबंध हो गया। न्यायाधीश विधिवेत्ता से विवाहित है, यानी कि ये डी कौन होगी? ये डी न्यायाधीश की मदर हो गई। चलो उसके बाद क्या कहता है, ड्राफ्टमैन एफ, ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र और ई का भाई है। ओ माय गॉड, ये ड्राफ्टमैन है भैया, इसने बोला है ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन एफ क्या कहता है? बी का पुत्र। अच्छा, सी आ गया। अब इसका मतलब ये क्या होगा, इसका जो न्यायाधीश है, ये न्यायाधीश का बेटा है, ये न्यायाधीश ड्राफ्टमैन एफ बी का पुत्र है, तो ये कौन हो गया? मेल हो गया। यहां सी आ गया, तो न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश है हमारा बी। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, एफ बी का पुत्र है और ई का भाई है। ये लो, ये दोनों भाई बहन का संबंध है। ठीक है, अभी इसका ई का रिलेशनशिप क्लियर नहीं हो रहा। ई कौन है? डॉक्टर है और सिंगल है। ई कौन है? ये डॉक्टर है। तो देखो फैमिली में कौन कौन सा आगे, डॉक्टर की बात हो गई, ड्राफ्टमैन की बात हो गई, विधिवेत्ता की बात हो गई और न्यायाधीश की बात होगी। 4 लोग तो आ गए, यानी कि अब ये 2 बचे। इन 2 की इंफॉर्मेशन क्या है? इंजीनियर ए महिला आशु लिपिक से विवाहित है, ये तो महिला है ना, तो महिला डी बची, ये आशु लिपिक है, ये आशु लिपिक है। इंजीनियर कौन है? मेल है, ये ए है, और ये कौन है? इंजीनियर है। कहीं से भी पकड़ लो, कहीं से भी क्वेश्चन पकड़ लो, अगर जनरेशन स्पष्ट है, देखो मैंने क्वेश्चन को रेंडमली कहीं से भी उठा दिया बच्चा, क्यों? इसकी इंफॉर्मेशन कहीं से भी भर गई, क्योंकि मुझे जनरेशन आइडेंटिफाई हो गई है ना। ये दोनों भी सितारे वाले संबंध में है, सितारा वाला संबंध है इनका। अगर आपने जनरेशन आइडेंटिफाई कर ली तब कोई समस्या नहीं है, जनरेशन का आइडेंटिफाई होना जरूरी है, फिर कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी उठा के डाल दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ, बोलो बच्चा, कोई इनके नियम थोड़ा ही ना है। साइन, मैंने बोला साइन और जनरेशन का पता कर लो बस, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, ये बस, ये आपको स्पष्ट हो और आपको जनरेशन आइडेंटिफाई करना है। जनरेशन आइडेंटिफाई करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चा देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, वो आपसे पूछेगा कितने मेल है, 1 मेल ये रहा, 2 मेल ये रहा, 3 मेल तो हमें साफ साफ पता है। ठीक है, अब फीमेल कितनी है? 2 साफ साफ पता है। डॉक्टर ई जो है, इसने बोला डॉक्टर ई अविवाहित है, इसका अपने को नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो यूपीएससी अगर इससे ज्यादा भी कुछ पूछेगा तो भी हमारे पास जवाब है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, रुको, ये लो, बी का व्यवसाय क्या है? कहता है बी क्या काम करता है। आ जाओ बच्चा, बी क्या काम करता है? यहां पे बी न्यायाधीश है भाई। कहां है बी? न्यायाधीश है। कहता है निम्नलिखित में से कौन दंपत्ति है, मतलब हस्बैंड वाइफ कौन है? आ जाओ, हस्बैंड वाइफ सितारे कहां लगे हुए हैं? ए और डी, बी और सी। ये लो, सितारे लगे थे तो अपने को पता था, ए और डी और बी और सी, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, फिर क्या पूछता है, डी का व्यवसाय क्या है? डी कौन है भैया? देखते हैं। डी तो आशुलिपिक है, स्टेनो है, स्टेनो है, आशुलिपिक है, ये तो बात ही खत्म हो गई। ये लो, आशुलिपिक है, स्टेनो है। ये यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन था। ठीक है, यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन था। आई होप ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल साइन और जनरेशन आइडेंटिफाई कर ली, और जनरेशन आइडेंटिफाई करने का क्लू हमारे पास ये था यहां पे कि डी एफ की दादी है, अपने को पता चल गया 3 जनरेशन है, बात खत्म। तो 3 पैरेलल ऐसे लाइन खींच देंगे और फिर उसके बाद रिलेशनशिप लगा देंगे, हस्बैंड वाइफ का है, सिबलिंग्स का है, कजिन्स का है, क्या चल रहा है, मेल है या फीमेल है? बोलो जल्दी से बताओ। स्पष्ट हुआ?
चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। कहता है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। चलो करो, इसको सॉल्व करो, करो 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 करो, ये आपको ही करना है, आपको बताओ, करके लाओ, इसको सॉल्व करके लाओ। चलिए, बताओ। बच्चा प्रैक्टिस तो फिर करना ही पड़ेगा ना, एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होते। तो अभी आईएएस का एग्जाम है, तो ऐसे सरकार ने कोई घर घर कलेक्टर योजना तो चला नहीं रखी, थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा। अब प्रैक्टिस का टेक्निक पता होना चाहिए आपको। बोलो, प्रैक्टिस का तो टेक्निक आना लगेगा, है ना। अब बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। अब ये क्या कहता है, ए बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि प्लस होने का मतलब क्या है, ये इसका क्या होगा, पुत्र है, ये पॉजिटिव होगा। अब ए माइनस बी का मतलब जहां भी माइनस आया तो वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। बस ये क्या है, प्लस का मतलब बेटा है, और माइनस का मतलब पति पत्नी का रिलेशनशिप है। तो इसमें कह रहा है पी प्लस आर। पी प्लस आर का मतलब क्या होगा, जब यहां ए प्लस बी था तो क्या था, ए बी का बेटा था, यहां क्या होगा, पी आर का बेटा है। चलो बहुत अच्छी बात है। पी प्लस आर का मतलब क्या है, आर का जेंडर अपने को क्लियर नहीं, लेकिन पी क्या है बच्चा, बेटा है आर का, ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या था, ए माइनस बी, ए पत्नी है बी की, तो यहां आर माइनस क्यू का मतलब क्या होगा, आर माइनस क्यू का मतलब क्या है, आर पत्नी है क्यू की। तो इसका जेंडर क्लियर हो गया, पत्नी है किसकी, ये क्यू की पत्नी है, यहां सितारा लगा देंगे, क्यू कौन हो गया, प्लस। सिंपल। अब देख लो, कहता है क्यू पी का पुत्र है, क्यू पी का पुत्र, अरे कैसी बात करे, बाप है वो उसका, है ना, बाप है वो भाई, बाप, ठीक है, बाप बेटा कैसे हो सकता है। फिर क्यू पी की पत्नी है, अरे बाप बेटा है, पत्नी कैसे हो जाएगा, हटाओ इसको। फिर कहता है क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है, अरे वाह बिल्कुल स्पष्ट है। और डी, खेल खत्म। बताओ। बोलिए, समझ में आया। हाँ, चलिए, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही शानदार। आ जाओ, ये 2017 का क्वेश्चन था। 2017 का एक और क्वेश्चन था, देखो, ब्लड रिलेशन पे दो क्वेश्चन आए 2017 में। 6 मेंबर्स है, ए बी सी डी ई और एफ, एक ही परिवार में है, और उनके बारे में ये स्टेटमेंट दे रखे है, क्या बात है। फिर निष्कर्ष पूछ रहा है, तो पढ़ो, और इसको पढ़ के इक्वेशन बनाओ, जब इक्वेशन बन जाएगी तो आंसर हम दे देंगे। बनाओ इक्वेशन को, ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के। हाँ, तो ये देखो बच्चा, यूपीएससी की खासियत है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं और एग्जाम में नहीं मिलेंगे, यूपीएससी ही ऐसे करता है ना, एक्सपर्टाइज है उसको आसान चीजों को घुमाने की। चलो बताओ। बोलिए। इक्वेशन सेट करनी है बच्चा, ओनली इक्वेशन सेट करनी है अपने को, इससे ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं है अपने को। घबराना मत, यूपीएससी में क्वेश्चन जितना बड़ा होगा,
उतना ही आसान होगा। चलो बी। अरे उत्तर तो अभी आया ही, बी कैसे कर रहे हो, रट लिए क्या आपने? कहता है 6 मेंबर्स है, ए बी सी डी ई एफ। चलो पुरुषों की संख्या यानी कि टोटल कितने हैं, ये 6 है, ये टोटल है 6। चलो टी इज 6, टोटल 6 है। इसमें से क्या कह रहा है, पुरुष और महिलाएं बराबर है, मेल भी 3 है और फीमेल भी 3 है। चलो ये काम आसान हो गया। कहता है ए और ई एफ के पुत्र है। अच्छा, एफ के पुत्र मतलब एफ ऊपर आएगा और ए प्लस है, और इसने क्या बोला, ई, ई भी प्लस है। ए और ई एफ के पुत्र है, एफ का जेंडर अपने को समझ में नहीं आ रहा अभी। डी दो व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। डी किसे बोला इसने, डी। डी कहता है दो व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता, यानी कि डी क्या होगी, फीमेल हो गई। इससे नीचे वाली जनरेशन में कहता है एक पुत्र और एक पुत्री की माता है ना। एक प्लस है और एक माइनस है, ये कहानी है डी की। इतना ही तो पता है, इससे ज्यादा नहीं पता। बी ए का पुत्र है, आ गया खेल समझ में, है ना। बी ए का पुत्र है, ये क्या हुआ, बी है और पुत्र है ए का, ठीक है। अब सुन लो क्या कह रहा है, परिवार में एक ही विवाहित जोड़ा है। अगर आपको एक ही विवाहित जोड़ा है तो कहां सेट हो रहा है, अभी देखो 4 इंफॉर्मेशन आ गई, सिर्फ 2 बची है। एक डी को प्लेस करना है और एक ये माइनस। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये यहां पे अगर इसको आप प्लेस कर दो, देखना एक बार, डी ए की पत्नी है और डी के 2 बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, बस हो गया खेल खत्म। ये हो गया, फीमेल है। कौन सा मेंबर बचा, ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं आया था अभी तक, ये आ गया सी। अब इसका जेंडर बताओ। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, बोलो। पुरुष की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, तो देखो पुरुष कितना आ गया, 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष, तो महिलाएं 1 है 2 है, इसका जेंडर क्लियर हो गया, ये फीमेल है, ये दादी है, ये दादी है किसकी, इन दोनों की। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फिर से, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है, मेल कितने, 1 2 3 मेल, 1 2 3 फीमेल, ठीक है। ए और ई एफ के पुत्र है, ए और ई एफ के पुत्र है, बिल्कुल सेट है। डी दो व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, डी एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, ठीक है। ए और डी का मतलब इन दोनों को हम सितारी जोड़े में बांध देंगे। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही मैरिड कपल है, एक ही मैरिड कपल है, ए और डी। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, ए बी और सी तीनों महिलाएं हैं, ए बी और सी, ए बी और सी तीनों महिलाएं कैसे होगी भाई, नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, तीनों महिलाएं नहीं हो रही। उसके बाद कहता है ए डी का पति है, ए डी का पति है, भाई बिल्कुल सही, सेट बैठ रहा है बच्चा, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ई और एफ डी की संतान है, ई और एफ डी की संतान, अरे भाई ये क्या अन्याय घोर पाप करा रहा है, डी एफ की पुत्री है, डी एफ की पुत्री कैसे हो गई, ये बेटा ये तो बहू है भाई, है? क्या करा रहा है यूपीएससी, ये लो। तो आंसर इज बी, इसका आंसर हो गया। आसान है भाई, बिल्कुल आसान, कोई भी रीजनिंग के अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल स्टेप्स को अगर फॉलो करना जानते हो, साइन लगाना जानते हो, तो कोई टेंशन नहीं आएगी कभी। बस याद रखना, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, पत्नी कौन है, पति कौन है, सितारे जोड़े बिठा रहा है वो आपके सेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैं पढ़ा रहा हूं तो आसान लग रहा है, आसान है बच्चा, आसान है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई भी एसएससी के और बैंक के और कोई वनडे एग्जाम के लेके आया हूं, सारे के सारे यूपीएससी वाले क्वेश्चन है, आपके सामने ही करा रहा हूं।
बोलिए। हाँ, लाइक और शेयर आपको ही करना है भाई। देखो यार, फॉर मी सी सेट वाज नेवर ए प्रॉब्लम, है ना, कभी भी सी सेट कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, है ना, मतलब सी सेट की अपन ने कभी टेंशन नहीं ली। तो ये था यार, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन का 17 घंटे का क्लास है। रीजनिंग के इतने आसान आसान से टॉपिक है, किन्हीं भी 10-12 टॉपिक को छाट लो, पकड़ दो और धुन दो। अगर सपोज करो ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आ गए उसी साल, मजा आ गया ना। सेट थ्योरी से 2-3 क्वेश्चन आ गए, और भी आनंद आ गया। सिलोलिज्म से 2-3 क्वेश्चन आ गए, एक भी आ गया, हो गया। बाकी कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग ये 2 ही मैं यूज करता था, है ना। मैथ्स मैंने बहुत ज़्यादा 2-4 टॉपिक कर लेता था, बाकी रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन यही 2 मेरा हथियार होते थे। कभी नहीं रुका, है ना, कभी सी सेट नहीं रुका। आ जाओ, किसी परिवार में टोटल मेंबर कितने हैं? 7 है बच्चा, 7 है, 7 है टोटल है। T = 7, कोई बात नहीं। चलो, 3 महिलाएं हैं। अच्छा, इसमें तो 3 महिलाएं हैं, तो फीमेल 3 है, तो मेल कितने होंगे? 4 होंगे, बस होगी कहानी। इसमें जी को विडो बताया है, ये जी कौन है? ये जी है विडो, कोई बात नहीं। चले, आ जाओ, अब इंफॉर्मेशन डालना शुरू करते। कहते जी विडो है और डी के पिता एफ की साली है। डी का पिता है एफ, कोई डी है, डी का पिता कौन है? एफ है, पिता है तो प्लस हो गया। अब इसकी कौन है? ये साली है या भाभी है ना। तो रिश्ता तो क्या हुआ बच्चा? कोई मजबूत रिश्ता हुआ, कमजोर रिश्ता हुआ? साली भाभी वाला रिश्ता, डैश 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 टाइप का हुआ। तो ये जी है, जी है, विडो है, यानी कि ये फीमेल है। अब ये क्या है? इसकी एफ की साली या भाभी, जो भी इसने बोला है, इन दोनों का रिश्ता हो गया ये, ठीक है। बी और डी एक ही माता पिता के संतान है, बी और डी एक ही माता पिता के संतान है ना। ये डी आ गया, यानी कि बी इसका क्या है? भाई बंधु है, एक ही माता पिता के संतान है, तो मजबूत रिश्ता है, खून का रिश्ता। अभी इनके जेंडर नहीं पता भाई अपने को, है ना। अब कहता है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है। अच्छा, ए बी की पुत्री है, इसके भी नीचे लेके आ जाओ। ए है माइनस है, चले ठीक है। अभी अपने को इनके जेंडर क्लियर नहीं हो रहे, हुए क्या अभी तक जेंडर क्लियर नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं सी बी का, कोई सी है बी का रिश्ते में चचेरा फफेरा मुमेरा मुसेरा। अरे भाई, तो इतना सारा जब आएगा तो रिश्ता कमजोर, चचेरा पचेरा की हम करते हैं सी। क्या है? भाई अथवा बहन है, ये कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ई कौन है ना। इसके बाद क्या पूछता है? अभी इसकी इंफॉर्मेशन रह गई थी बच्चा, इसकी इंफॉर्मेशन रह गई थी भाई। यहां पे सुनो बच्चा, 1 2 3 4, ये डी और बी का बाप है एफ। 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, एक महिला ये होगी, एक महिला ये हो गई, ठीक है। तो यहां अगर हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चा? इसको हम यहां लगा दें और इनका सितारी जोड़ा बना दे। चलो देखते हैं वापस से क्या कहता है। जी विधवा है, डी के पिता एफ की साली है, विधवा है, साली भाभी है, डी के पिता एफ की। चलो, बी और डी एक ही माता पिता के संतान है, बी और डी एक ही माता पिता के संतान है। तो अभी माता निकल के नहीं आई, तो माता अभी होल्ड पे है कि इनकी माता कौन है। पिताजी तो आ गए। फिर क्या कहता है? और ए बी की पुत्री है, ए इस बी की पुत्री है। सी बी का रिश्ते में चचेरा फफेरा मुमेरा, जो भी भाई या बहन हो सकता है। अब एक ही मेंबर बचा इस घर के अंदर, ई। उस ई को अगर हम क्या कर देंगे बच्चा? यहां इसकी वाइफ बना देंगे, तो हमारी इक्वेशन सेट हो जा रही है। हो गई क्या सेट? बताओ, यही बनी है आपकी इक्वेशन या नहीं? बोलिए। बताओ। अब ये क्या पूछता है? अब चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कूट का, अच्छा क्या कहता है? ई कौन है? एफ की पत्नी, ई एफ की पत्नी, हाँ ठीक है, एफ की पत्नी सेट हो गई। ए की दादी या नानी, ए की दादी या नानी, हाँ
या तो दादी होगी या नानी होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों के जेंडर नहीं पता कि मेल है फीमेल है, तो दादी नानी में से एक है, बिल्कुल उचित है। सी की चाची और मौसी, ये सी है, इससे ऊपर वाली जनरेशन में ही आएगी, चाची होगी या मौसी होगी, बिल्कुल सही है, चाची मौसी और बुआ, ये आ गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। बोलो, आया नहीं आया बताओ बच्चों। अरे सुनो ना बच्चा, एफ की पत्नी, ठीक है, सितारी रिश्ता है, ए की दादी या नानी, ए की, देखो ए फीमेल है, अब अपने को इन दोनों के जेंडर नहीं पता, देखो अगर ये दोनों, इन दोनों के जेंडर नहीं पता ना अपने को कौन है, ये अगर दोनों भाई होते, भाई ये डी और बी क्या है, एक, इसने बोला एक ही माता पिता की संतान है, अगर ये दोनों भाई होते तो ये हो जाती दादी, अगर सपोज करो ये भाई और ये बहन होती तो ये हो जाती नानी, समझ रहे हो ना। तो अपने को पता नहीं है कि ये कौन है, ये प्लस या माइनस में से कोई भी हो सकती है, प्लस या माइनस में से कोई भी हो सकता है, तो इसलिए उसने बोला दादी या नानी कुछ भी हो सकती है। सी की चाची मामी मौसी बुआ, अब ये क्योंकि कजिन है, कजिन है, और ये दोनों क्या है, कजिन रिलेशनशिप में है, कजिन रिलेशनशिप में है, तो ये क्या लगेगी उसी हिसाब से, या तो चाची लगेगी कजिन के उसमें ऊपर वाली जनरेशन में, ताई लगेगी, बुआ लगेगी, मौसी लगेगी, और क्या लग सकती है, इतने ही लगते हैं। डी ऑप्शन है बच्चा, डी ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है साल 2020 का ये प्रश्न है बच्चा, 20 है ना, 2020 का प्रश्न है ये। कॉम्प्रिहेंशन के लिए बच्चा 17 घंटे का मैराथन है, उसको पढ़ो, वो रामबाण है, मतलब जब तक यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन पूछ रहा है वही सेशन कामयाब है। सारे बेसिक्स तो बताए हुए मैंने उसमें, करो इसको एक बार। देखो सीधी सी बात है, दो जनरेशन है, दो जनरेशन है, तीसरी पे जाना ही नहीं, और 6 मेंबर, बस खेल खत्म। एक परिवार के टोटल मेंबर है 6, टोटल मेंबर है 6, और जनरेशन है अपनी 2। चलिए, 3 पुरुष 3 महिलाएं हैं, मेल इजकल टू 3, फीमेल इजकल टू 3, ये हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब ये कहता है उसमें 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित साहोदर, साहोदर मतलब जो एक पेट से हुए हो, एक पेट से होने का मतलब सगे भाई बहन होंगे। चले, 2 सहोदर है, ठीक है, 2 तो ये हो गए, और 2 कपल्स है, 2 कपल्स है। चले, कहता है यूपी की पुत्री और क्यू आर की सास है, हाँ आगे ना, क्यू आर की सास है, ये सास का मतलब फीमेल है, और इसके नीचे जनरेशन वाली किसकी है, आर की ये सास है। अब आर का अपने को नहीं पता क्या कहानी है यार, मेल है फीमेल है। अब यू कहता है यू पी की पुत्री है, पी की पुत्री है यू, चलो अब पी के बारे में नहीं पता अपने को मेल है या फीमेल है। टी अविवाहित पुरुष है, टी क्या है बच्चा, टी मेल है, और वो भी अनमैरिड है, अनमैरिड मेल है। एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब बताओ, अब इसमें देखो क्या है, अपन इससे नीचे नहीं जा सकते, क्यों, उसने साफ बोला है 2 ही जनरेशन है, एक पीढ़ी ये है एक पीढ़ी ये है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चलेगी आर से नीचे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही जनरेशन है, तो इसी से हमारा रास्ता निकल गया, इसी से हमारी कहानी आसान हो गई। एक सेकेंड रुको, चल ये इरेजर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको देखना चाह रहा था।
अब कहता है क्यू आर की सास है, एस एक पुरुष है। एस एक पुरुष होने का मतलब यहां पे अगर हम एक ही उसमें आएंगे, एस को हमने बना दिया पुरुष, ठीक है। आर की सास है तो अपन आर को क्या बना लेते हैं, महिला बना लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। फिर क्या कहता है, निम्नलिखित में से को, अच्छा और क्या है, यूपी की पुत्री है, यू पी की पुत्री है, पी की पुत्री बोल रहा है वो, यानी कि पी किधर आएगा, ये माइनस है, तो यहां पे इनका एक सितारी जोड़ा बना देते हैं, ये पी लगा देते हैं। पी की पुत्री कौन है, पी की पुत्री है यू, ये हो गया माइनस, है ना। अभी मेरा वो काम नहीं कर रहा, इसको हटा दो, ठीक है, इस लाइन को भूल जाना बच्चा। हाँ, एस एक पुरुष हो गया, टी, टी की कहानी और बची। टी कौन है बच्चा, टी कहां है, टी नहीं दिख रहा अपने को, टी, टी कोई भी होगा, टी को हम सेम जनरेशन में है तो टी को यहां पे लगा के मेल कर देते हैं। अभी इनका रिश्ता अपने को नहीं पता। अब ये क्या कह रहा है, 3 पुरुष हो गए, 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष, ठीक है। 3 महिलाएं होगी, 1 महिला 2 महिला 3 महिला, ये बात भी स्पष्ट होगी। क्यू आर की सास है, क्यू आर की सास बन गई, यानी कि आर क्या एक फीमेल है, एस इसका पति हो गया। टी अविवाहित पुरुष है, अविवाहित पुरुष है, इधर रख दिया हमने। एस एक पुरुष है, एस एक पुरुष हो गया। अब क्या कह रहा है, आर यू की, यू का पति है, आर यू का पति है, नहीं भाई दिस इज रॉन्ग। आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, ये सही जा रहा है। एस अविवाहित है, अविवाहित तो टी बताया उसने, ठीक है, अविवाहित है। अब उसके बाद क्या करता है इसने, दो विवाहित जोड़े हैं, एक जोड़ा क्यू पी का हो गया सितारा, और एक जोड़ा एस आर का हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन क्या है इसका, आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, ठीक है। चलो स्पष्ट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए मुझे बच्चा, बात आ गई समझ में, ठीक है। सारा का सारा बच्चा इसमें क्या था, जो बच्चा आर से नीचे चला गया इंफॉर्मेशन डालने को, जाना ही नहीं था, 2 जनरेशन बोली है, अपन यही गड़बड़ करते। आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते इसके नीचे टी को यू को लिया है और वो इक्वेशन कभी आपकी बननी नहीं थी। क्यों नहीं, क्योंकि 2 ही पीडिया है, अपन को 2 ही लाइन में इंफॉर्मेशन डालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूपीएससी 2022, यूपीएससी 2022 है ये। बच्चा अपने को यूपीएससी के लेवल का ही प्रैक्टिस करना है, ध्यान रखना। एसएससी बैंक की रीजनिंग लगा के ये मत सोचना आप यूपीएससी वाला रीजनिंग सॉल्व कर लोगे, मेन प्रॉब्लम यही है। एसएससी बैंक का रीजनिंग लगा के ये मत सोचना यूपीएससी वाला लग जाएगा, उधर इस टाइप यूपीएससी ज्यादा छेड़खानी करता है, ऑल दो सरल होता है। इसको देखते हैं, कहता है जेड एक्स का भाई है, क्या क्या पूछ रहा है वो, क्या जेड एक्स का भाई है, ये जेड को पूछ रहा है, क्या क्या भाई होने का मतलब ये पूछ रहा है क्या ये मेल है, किस एक्स का भाई पूछ रहा है ये, ठीक है, तो ये भाई पूछ रहा है। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है अपने को, क्या हम ये, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं, ये आइडेंटिफाई कराना चाह रहा है कि क्या जेड मेल है और एक्स का भाई है। अब वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, वाई का भाई एक्स है, वाई का भाई है एक्स, यानी कि एक्स का जेंडर क्लियर हो गया और ये क्या है, वाई का भाई है, ठीक है, पहला इक्वेशन। और जेड का भाई वाई है, जेड का भाई वाई है, वाई किसका भाई है, जेड का, समझे, देखो लिखो, वाई का भाई एक्स है तो ये दोनों सेम उसके, वाई का भाई एक्स है, मेल निकल के आ गया, और जेड का भाई वाई है, जेड का भाई वाई है। जेड अभी भी अपने को नहीं पता
कि जेड मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं, वो तो अपने को दिख ही रहा है, एक ही जनरेशन के है। कहता है ये क्या है, या तो तीनों भाई है या बहन है या ऐसा कोई रिलेशनशिप है। लेकिन क्या आपको यह पता चल रहा है क्या कि जेड क्या है? अभी तक आपको पता चला कि जेड क्या है? बोलो, पता चला? कहता है अब आपको यह बताना है कि क्या जेड एक्स का भाई है। क्या जेड का जेंडर क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा। ना तो इस वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा, ना सेकंड वाले स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा। अकेला कथन एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना, अकेला कथन दो पर्याप्त है ना, कथन एक और कथन दो दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमें जेड के जेंडर का पता चल जाएगा, नहीं पता चल रहा। कथन एक और कथन दो दोनों ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम इस जेड के जेंडर को नहीं निकाल के ला पा रहे। बोलो, बोलिए, आई बात समझ में? बताइए, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। और चीजें समझ में आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर भी करो बच्चा, रॉकेट साइंस नहीं है रीजनिंग। ठीक है, कल मेरा एक मैराथन भी है, 8 घंटे का एक मैराथन है, आप देख लो बच्चा। मैं तो ऐसे ही पढ़ता रहता हूं, लिखता रहता हूं, सॉल्व हो जाता है। हम ये सोचते हैं नहीं पता नहीं क्या टेक्निक क्या बातें, नहीं, एक एक शब्द को लाइन को पढ़ते रहो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, हो गया सॉल्व, इतना ही। तभी तो यूपीएससी आपको बोल भी रहा है कि जो मैं पूछ रहा हूं रीजनिंग टाइप के सवाल, ऑल दो मैथ्स में थोड़ा हायर लेवल पे जा रहा है, वो बोलता है यार वो तो 10वीं के लेवल का ही है। अपन क्या सोचते हैं कि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसमें आपको कहीं भी लगे कि ये टफ है। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज इसको क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, है ना। ये वाला यूपीएससी ने खुद जब आंसर की दी, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया, है ना। उसने बोला कि ये क्वेश्चन उससे गलत बनाया गया, इसलिए अपन क्यों सॉल्व करें। यूपीएससी ने अपनी आंसर की में खुद ही बोल दिया कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत बनाया गया था, ये हटा दिया था उसने। ठीक है, हाँ, ये प्रश्न पढ़ो, साल 2023 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो जिसमें प्रश्न और कथन शामिल है। लास्ट 45 डेज वाले में सी सेट शामिल नहीं है बच्चा, है ना। अंजलि चौधरी, उसमें बच्चा ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस टेक ये ही शामिल है। पढ़ो इसको। प्रश्न कहता है कि ई और बी का रिलेशनशिप बताना है आपको। अच्छा, ई और बी का रिलेशनशिप क्या है? पहला स्टेटमेंट कहता है ए और बी विवाहित दंपति है। चलो डालते हैं, ये पूछा है उसने, इसको कैसे जवाब दोगे? ए और बी विवाहित दंपति है, ए और बी विवाहित दंपति है, यानी कि सितारा है ना, जोड़ियां आसमानों वाली है, सितारों ने तय की है। चलो, डी पिता है सी का, अच्छा अपने को तो पता ही नहीं, अलग लिख लेते हैं इसको। डी पिताश्री है किसके? सी के। अभी सी का जेंडर अपने को क्लियर नहीं है, चलो अलग ही रखा है, अपन बाद में डालेंगे इस इंफॉर्मेशन को। ई पुत्र है डी का, ई पुत्र है डी का। इसने बोला जब सी का पिता डी है और कहता है ई पुत्र है डी का, ये लो भैया,
यानी कि ई और सी और ई का आपस में रिलेशनशिप है, और ई तो क्या हो गया, ई तो मेल हो गया। ए और सी बहनें हैं, ए और सी बहनें, ओ ये सी बहन है, ए और सी बहनें हैं, इसने बोला ये दोनों बहनें, आप ए और सी, ए और सी बहनें, यानी कि ये क्या हो गया, इस विवाहित रिश्ते में ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, ठीक है। ए और सी बहन है, तो ये क्या हुआ बच्चा, ये इसमें क्या हो गया, बहन हो गई सी, और ई इसका क्या है, भाई है, ये ई क्या हो गया, इसका भाई हो गया, ये लो। अब डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता है, तो डी तो ई का भी पिता है, सी का भी पिता है, और ए का भी पिता है। इसका मतलब है क्या है, ये दो तो बहनें हैं, दो तो फीमेल है, बहनें हैं आपस में, और ये कौन है, मेल है, ये भाई है। मतलब क्या निकल के आया, दो बहन है, 2 सिस्टर्स है, और 1 ब्रदर है, और दो बहनों में से इस ए का विवाह किससे हुआ, बी से। ये क्या है, दामाद जी अंगना में पधारे, ये दामाद है भैया परिवार का, समझ में आ गया, दामाद है। एक साली है इसको और एक साला है। साला कौन है, ये ई क्या है, ये साला है, और ये सी कौन है, ये साली है, और ये ए कौन है, ये घरवाली है, इसकी, इस बी की। क्या पूछता है, ई का बी से क्या संबंध है, ई क्या लगता है, साला लगता है, बी उसका जीजा है, यानी कि ई का बी से संबंध जीजा साला है ना। ई और बी का रिलेशनशिप किसका है बच्चा, जीजा जी और साला। लेकिन ये जो लास्ट लाइन थी, ए और सी बहनें हैं, ये जब तक ये वाला कथन नहीं आया था ना, अपने को क्लैरिटी नहीं थी। चलो हाँ, ये क्लैरिटी नहीं आई थी अपने को। ये वाला देखो, यहां तक क्या था, यहां तक देखो, ई पुत्र है डी का, ई पुत्र है डी का, अपने को इतना ही पता था, या तो ये पता था या ये पता था। जैसे ही पता लगा ए और सी बहनें हैं, तो ये सी वाला और इधर आ गया उठ के, और डी वाला ऊपर चला गया। ये वाला इंपॉर्टेंट कथन था 4th, इसने सारा रास्ता दिखाया अपने को। कहता है इनमें से कौन सा एक सही है, ई और बी का रिश्ता कथन 1, कथन 2 और कथन 3 से निकल के आ गया था क्या, 1, 2, 3 से आ गया था क्या, नहीं, जब तक चौथा नहीं लगा नहीं आया। यहां तक तो कहानी अधूरी थी, चौथे के आने से पूरी हुई। कथन 1, 3 और 4 से बन गई बात। 2 भी तो जरूरी था ना, डी पिता है सी का, क्योंकि जब तक डी से ही तो पता चला कि ये 2 बेटियां है और एक बेटा है, ये भी जरूरी था। उसके बाद कहता है सभी चारों कथन मिलकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, बताओ है, यस, चारों ने तो बता दिया। सभी चारों कथन मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, गलत है। आ गया आंसर भैया हमारा, आ गया अपना आंसर। बोलो क्या तकलीफ है आपको, बहुत सर जी ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, यूपीएससी ने आज तक पूछा नहीं, तो क्या सोच रहे हो एक्स वाई जेड टाइप का ही पूछेगा, अभी गया वो दौर, वो ऐसे पूछेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आओ, इसी सेशन को और इन्हीं सारे क्वेश्चन को दोबारा से लगा लेना। सारे के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दे दिए, 13-14 क्वेश्चन पूछे यूपीएससी ने पिछले 12-13 साल में, सारे के सारे मैंने आपको करा दिए। क्या तकलीफ थी आपको, बोलो बताओ, बोलो बोलो, कोई समस्या है क्या? अगर समस्या नहीं है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई समस्या नहीं है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे सेशन को? ऐसा ही बच्चा, पूरा रीजनिंग ऐसा ही है, पूरा का पूरा रीजनिंग ऐसा ही है, कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं, बस ऐसे ही खेलते रहो, कलम के साथ खेलना सीखो। हो गया रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व। मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन को पकड़ के रखना। कॉम्प्रीहेंशन की 17 घंटे वाली क्लास मेरी मोर देन सफिशिएंट है, उसी से ही होता है सारा कल्याण। और उसमें पहली 3 क्लास के अंदर जो मैंने बेसिक्स बताए हैं कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के, वो देख लेना। किसी भी लाइब्रेरी में जाके बैठ जाना, एकांत कमरे में बैठ जाना, और वो 17 घंटे है ना आराम से सुनना, कान में चाहे ईयरफोन, वैसे मैं ईयरफोन लगाने के फेवर में नहीं हूं, अगर फिर भी लगा के बैठते हो तो बैठ जाना, 17 घंटे ईमानदारी से दे देना उन सेशंस को, और वो जो प्रैक्टिस की मैंने किताब बताई है वो लगा लेना। उसके बाद जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं बचेगी कॉम्प्रीहेंशन की। 27 में से मिनिमम 20 से 21 क्वेश्चन ठीक होने हैं, और रीजनिंग के फिर बाद में 6-7 क्वेश्चन अगर आ ही जाएंगे यार। सिलोजिज्म मैंने कराया हुआ है आपको, रैंकिंग मैंने किया हुआ है आपको, पाइथागोरस मैंने कराई हुई है। कल एक मैराथन है, उसमें 5-6 टॉपिक लगे हुए ऑलरेडी, वो लगा लेना। अभी 3-4 टॉपिक मैं और कराऊंगा। मैं आपको डाइस
वाला भी मैं कराऊंगा, एलसीएम एचसीएफ कराऊंगा, अभी कुछ और टॉपिक में रीजनिंग के कराने वाला हूं। तो यूपीएससी जो पूछता है सब करा दूंगा मैं। बोलो, गलत हो गया, प्रैक्टिस से इंप्रूव करो ना बच्चा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सारे क्वेश्चन दोबारा से लगा लेना, है ना, सारे के सारे क्वेश्चन दोबारा से लगा लेना। कल ये 13 अप्रैल है, सुबह 10 बजे 8 घंटे का ये मैराथन है। इसमें 4 से 5 टॉपिक मैंने रीजनिंग के कवर कराए हैं, सारे कर लेना। और आने वाले 5-6 टॉपिक और मैं कराने वाला हूं। इतने से रीजनिंग का कल्याण हो जाएगा। और अच्छी बात ये होगी, मैं यूपीएससी वाले ही क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको लगे कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो सर अप्रोच और स्टाइल बता रहे हो वो यूपीएससी वाले क्वेश्चन पे ही एप्लीकेबल है। ठीक है, ऐसे ही करते रहेंगे, बातचीत, इक्वेशन सॉल्व करते रहेंगे और इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, कहानी हो जाएगी बच्चा। और ये अंतिम 45 दिन में 20 से 25 मार्क्स बढ़ाने का ये बैच है। आपने इसका डेमो वीडियो देख ही लिया, ज्योग्राफी पे मैंने बताया। अभी 5 और सब्जेक्ट पे ये आएंगे सेशन, कि कैसे यूपीएससी किन टॉपिक को ज्यादा फोकस कर रहा है। एनवायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड साइंस टेक, उसको कैसे टारगेट कर रहा है, क्या फोकस एरिया है, ताकि 45 दिनों में आपको पता रहे भैया जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बैच शुरू हो रहा है बच्चा अपना 15 अप्रैल से। ठीक है, तो ज्योग्राफी क्लास हो गई 15, 16, 17, 18, 19, 5 क्लास और होनी है। 15 तारीख को मैं कराऊंगा एनवायरमेंट का, लेकिन ये पेड क्लास होगी। वो ज्योग्राफी वाला मैंने आपको उसका डेमो दे दिया, तो वो और कुछ कुछ कंटेंट भी दूंगा मैं उसमें। ऐसे नहीं है कि जो हाई प्रायोरिटी वाले एरिया है, अगर आपको कंटेंट का गैप है तो कुछ हिस्ट्री का कंटेंट दे दूंगा, कुछ एनवायरमेंट का दे दूंगा, जो यूपीएससी के डिमांड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये आप हैप्पी वैली एकेडमी ऐप है हमारी, उससे जाके परचेज कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, यहाँ पेड कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। कल इस मैराथन को देखना सी सेट की, परसों मिलते हैं फिर। बाय, टेक केयर।